प्यारे बच्चों, सभी खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिन्ह अकेडमी सूरजगढ़ में एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोगों ने 9 का अध्याय पूरा किया है। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आता है अध्याय 10 का, जो है अध्याय 10, ये भी 9 के चैप्टर से संबंधित ही है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ेंगे अनुबंध की वैधानिक प्रावधान। अनुबंध के वैधानिक जो प्रावधान है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन है, अनुबंध से आप क्या समझते हैं। पिछले वाले पाठ में इसके बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की थी। अनुबंध से आप क्या समझते हैं। अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार कोई भी ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है, अनुबंध कहलाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अंदर ये परिभाषा दी गई है। अनुबंध की जो उत्पत्ति होती है वो कॉन्ट्रैक्ट शब्द से होती है। इसकी जो उत्पत्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है आपस में मिलना। इस प्रकार से अनुबंध जो होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य, 2 या 2 से अधिक पक्षकारों के मध्य किया गया कोई भी ऐसा ठहराव होता है जो पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है, अधिकारों की उत्पत्ति करता है या राजनियम द्वारा उसको परिवर्तनीय करवाया जा सकता है, इसको अनुबंध बोलते हैं। उसके बाद में आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है वैधानिक प्रावधान। अनुबंध के जो वैधानिक प्रावधान है, इस पाठ में हम कई प्रकार के अनुबंध पढ़ेंगे। जैसे निक्षेप का अनुबंध है या प्रतिफल संबंधी है, आत्मरक्षा है, गिरवी है, एजेंसी संबंधी अनुबंध है, वे ठहराव संबंधी अनुबंध है, या वैधानिक प्रावधान जो होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, एक वैध अनुबंध के लिए जो आवश्यक जो तत्व होते हैं, आवश्यक जो लक्षण होते हैं, वो सभी प्रकार के जो अनुबंध होते हैं उनमें लागू होते हैं। इस प्रकार से इस पाठ में हम जितने भी प्रावधान पढ़ेंगे, जितने भी प्रकार के अनुबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे और उनके लिए जितने भी प्रावधान पढ़ेंगे, उन प्रावधान में एक अनुबंध की स्थापना के लिए, एक वैध अनुबंध की स्थापना के लिए जितने भी आवश्यक लक्षण होते हैं वो सभी में लागू होंगे। जिस प्रकार से एक वैध अनुबंध की स्थापना के लिए जो उसके आवश्यक लक्षण या तत्व जो माने जाते हैं, वो सभी अनुबंधों में समान रूप से लागू होते हैं। जैसे सबसे पहले है इसके अंदर 2 पक्षकारों का होना, उसके बाद में दोनों पक्षकारों के मध्य ठहराव का होना या वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा, अनुबंध करने की क्षमता, स्वतंत्र सहमति है या सहमति है, ये जो है ये सभी रूप से लागू होते हैं। इसके अलावा प्रतिफल जो है, वैधानिक उद्देश्य है, निश्चिंतता है, निश्चितता जो होती है ये होनी चाहिए, या निष्पादन की संभावना होनी चाहिए, अनुबंध पूर्ण रूप से व्यक्त घोषित न किया गया हो, और अनुबंध में वैधानिकता, ये सभी प्रकार के जो आवश्यक तत्व होते हैं ये एक वैध अनुबंध के निर्माण के लिए माने जाते हैं। यानी इनके द्वारा ही वैध अनुबंध का निर्माण होता है। इसलिए हम जितने भी प्रकार के अनुबंध पढ़ेंगे उनमें इनका होना आवश्यक होता है, चाहे इसमें दिया हुआ हो या नहीं दिया हो। अगर ये नहीं होते हैं तो एक वैध अनुबंध की स्थापना नहीं होती है, वैधानिक अनुबंध की स्थापना नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये सभी जो होते हैं प्रावधान के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। तो सारी चीजें इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे। और ये जो चैप्टर है
इसमें पहला जो बिंदु आता है वो आता है प्रतिफल। आज का जो अपना पहला जो टॉपिक है वो आता है, आज का जो पहला टॉपिक अपन लोग पढ़ेंगे वो है अपना प्रस्ताव। प्रस्ताव, प्रपोजल। प्रस्ताव जो होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रस्ताव क्या होता है? एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के सामने अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करना कि दूसरा पक्षकार जो होता है उसमें हाँ या ना में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे। इस प्रकार एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के सामने अपनी इच्छा प्रकट करना ही प्रस्ताव कहलाता है। इसे कोई भी ठहराव जो होता है उसमें दो पक्षकार होते हैं, एक होता है प्रस्तावक होता है, एक होता है प्रस्ताव गृहीता। ये दो पक्षकार होते हैं। ये प्रस्ताव रखने वाला होता है, ये स्वीकार करने वाला होता है। दो पक्षकार होते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावक जो होता है अपनी इच्छा जो है वो प्रस्ताव गृहीता के सामने प्रकट करता है। तो इस प्रकार से प्रस्ताव की जो उत्पत्ति होती है वो प्रस्तावक के द्वारा होती है। तो कोई भी पक्षकार के द्वारा अपनी इच्छा प्रकट करना यही प्रस्ताव कहलाता है। अगर हम इसमें स्वीकृति को भी जोड़ देते हैं, एक पक्षकार द्वारा अपनी इच्छा दूसरे के सामने प्रकट करना और दूसरा इसके ऊपर अपनी स्वीकृति प्रकट कर देता है, तो यह ठहराव बन जाता है। अगर स्वीकृति दे देता है तो ये क्या बन जाता है? ठहराव बन जाता है। लेकिन इस समय हम यहाँ प्रस्ताव तक ही पढ़ रहे हैं, स्वीकृति इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से एक पक्षकार जो होता है दूसरे पक्षकार के सामने अपनी जो इच्छा है वो प्रकट करता है। जैसे राम मोहन को अपने बच्चे के बर्थडे के लिए इनवाइट करता है, अपने बच्चे के बर्थडे के उसको बुलाने के लिए इनवाइट करता है, उसके सामने प्रस्ताव रखता है। तो इस प्रकार से ये प्रस्ताव होता है। अब क्वेश्चन आता है प्रस्ताव संबंधी वैधानिक प्रावधान। प्रस्ताव संबंधी वैधानिक प्रावधान। प्रस्ताव संबंधी वैधानिक प्रावधान अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार इसके जो लक्षण है उससे संबंधित बातें जो इसके अंतर्गत बताई गई है। तो प्रस्ताव संबंधी जो वैधानिक जो प्रावधान होते हैं उनको निम्नलिखित बिंदु के द्वारा हमें समझ सकते हैं। तो पहला बिंदु जो आता है वो होता है दो पक्षकारों का होना। दो पक्षकारों का होना। प्रस्ताव के लिए कम से कम दो पक्षकार होने चाहिए। प्रस्ताव के लिए कम से कम दो पक्षकारों का होना होता है। दो पक्षकारों के बगैर प्रस्ताव संभव नहीं होता है, क्योंकि एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के सामने जो अपनी इच्छा प्रकट की जाती है तो इसके लिए दूसरा पक्षकार होना चाहिए। अगर दूसरा पक्षकार होता ही नहीं है तो अपनी इच्छा किसके सामने प्रकट करेंगे? तो इसके अंदर दो पक्षकार होने चाहिए। जैसे एक प्रस्तावक होता है, एक प्रस्ताव गृहीता होता है। तो प्रस्तावक जो होता है, प्रस्तावक गृहीता जो होता है, दूसरा पक्षकार जो होता है उसके सामने अपने विचार, अपनी इच्छा, अपना जो उद्देश्य होता है वो उसके सामने प्रकट करता है। इस प्रकार से अगर दूसरा होगा ही नहीं तो किसके सामने प्रकट करेगा? तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि एक प्रस्ताव के लिए कम से कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक होता है। दूसरा जो बिंदु आता है प्रस्ताव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है।
हो सकता है। प्रस्ताव सकारात्मक एवं नकारात्मक हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के समक्ष जो प्रस्ताव रखा जाता है वो उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और उसको मना भी कर सकता है। दोनों प्रकार की जो स्थितियां होती हैं वो इसके अंतर्गत प्रकट हो सकता है। एक व्यक्ति अगर दूसरे के सामने अपना प्रस्ताव रखता है, वह उसको स्वीकार कर लेता है तो वह सकारात्मक प्रस्ताव बन जाता है। अगर वह उसको अस्वीकार कर देता है तो वह नकारात्मक प्रस्ताव होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव जो है वो नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। तीसरा जो बिंदु आता है वो है प्रस्ताव अनेक प्रकार का हो सकता है। प्रस्ताव जो होता है स्पष्ट प्रस्ताव या ग्रहित प्रस्ताव या विशिष्ट या साधारण प्रस्ताव या स्थानापन्न प्रस्ताव इस प्रकार से प्रस्ताव जो होता है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। स्पष्ट प्रस्ताव, ग्रहित प्रस्ताव, विशिष्ट या साधारण प्रस्ताव और स्थानापन्न प्रस्ताव कई प्रकार के हो सकते हैं। स्पष्ट प्रस्ताव वह होता है जिसके अंतर्गत प्रस्ताव जो होता है उसमें लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है। स्पष्ट, सब कुछ स्पष्ट होता है, या तो बोल करके बता दिया जाता है या लिख करके बता दिया जाता है। इस प्रकार से सभी चीजें इसमें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, या तो लिखी हुई मिलेगी या मौखिक रूप से पक्षकारों द्वारा उसको बोल करके मौखिक रूप से प्रस्तुत की जाएंगी। इस प्रकार से इसको स्पष्ट प्रस्ताव के नाम से बोला जाता है। दूसरा होता है ग्रहित प्रस्ताव जो होता है वो लिखित नहीं होता, मौखिक में नहीं होता, बल्कि ग्रहित प्रस्ताव वह होता है जो पक्षकारों के कार्य तथा आचरण द्वारा प्रकट होता है। कार्य तथा आचरण द्वारा जो प्रकट किया जाता है उसको ग्रहित प्रस्ताव कहते हैं। विशिष्ट या साधारण प्रस्ताव जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति विशेष के लिए होता है, पहले से जो निश्चितता होती है व्यक्ति विशेष के लिए जो होता है उसको विशिष्ट प्रस्ताव बोलते हैं। और साधारण प्रस्ताव होता है जिसमें व्यक्ति की विशेषता नहीं पाई जाती। ये साधारण व्यक्तियों के लिए भी होता है, एक समूह विशेष के लिए भी हो सकता है। एक आता है स्थानापन्न प्रस्ताव। स्थानापन्न प्रस्ताव वो होता है जो प्रस्ताव की शर्तों से हटकर स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रस्ताव की जो शर्तें होती हैं उनके अनुसार स्वीकृति नहीं होती, बल्कि उनकी शर्तों से हटके स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो ऐसा जो प्रस्ताव होता है उसे स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। उसे स्वीकृति नहीं माना जाता, बल्कि उसको स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। एक बार फिर सुनो, स्थापन प्रस्ताव क्या होता है? वह प्रस्ताव जो प्रस्ताव की शर्तों, जो प्रस्ताव की जो कंडीशन होते हैं, प्रस्ताव की जो शर्तें होती हैं, उनको न मानते हुए स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो वह स्वीकृति नहीं मानी जाती, बल्कि उसको स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। तो ये था तीसरा। उसके बाद में चौथा जो बिंदु आता है वो है प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। प्रस्ताव जो है
वो वैधानिक उद्देश्य की स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए। अगर अवैधानिक उद्देश्य होता है, उसमें वैधानिक उद्देश्य या वैधानिक संबंध नहीं होते हैं, तो वह प्रस्ताव वैधानिक नहीं माना जाता, वह अवैधानिक हो जाता है। और इस प्रकार के जो प्रस्ताव होते हैं उनमें ठहराव की उत्पत्ति वगैरह नहीं होती है। इस प्रकार से प्रस्ताव जो है वो वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए होना चाहिए, गैर वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए नहीं होना चाहिए, वरना उस पर स्वीकृति नहीं मिल पाएगी। और स्वीकृति भी मिल भी जाती है तो गैर कानूनी माना जाता है। वो ठहराव की जब उत्पत्ति होगी तो ऐसा ठहराव जो होता है इसमें वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं है। ये एक अनुबंध के आवश्यक लक्षण के अंतर्गत आता है, तत्व के अंदर आता है, जो वैधानिक या कानूनी संबंध स्थापित नहीं करता है। कई जो सामाजिक ठहराव जो होते हैं, जैसे अपन साथ साथ घूमने के लिए जाते हैं, साथ पढ़ते हैं, साथ विद्यालय जाते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, विवाह समारोह में साथ साथ जाते हैं, इस प्रकार के सभी जो आपस के जो प्रस्ताव या ठहराव होते हैं वो सामाजिक होते हैं, उसमें वैधानिक संबंध नहीं होता, जिसको कानूनी मान्यता नहीं मिल पाती है। तो इस प्रकार से प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए, अवैधानिक नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर पे होता है निश्चितता। निश्चितता प्रस्ताव के अंतर्गत निश्चितता होनी चाहिए। प्रस्ताव के अंदर जो शर्तें वगैरह जो होती है, कई प्रस्ताव इस प्रकार के होते हैं जिसमें शर्तें वगैरह इनकी जो जरूरी होती है, उनकी शर्तें पहले से ही निश्चित की जानी चाहिए। जब प्रस्ताव दूसरे पक्षकार के समक्ष रखा जाता है तो कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी शर्तें हैं, सारी की सारी जो बातें होती हैं पूर्वतः निश्चित होनी चाहिए। प्रस्ताव करने के बाद में इनको बदला नहीं जाता। तो इस प्रकार से इसके अंदर सभी प्रकार की जो बातें होती हैं वो पहले से इसके अंदर निश्चित होनी चाहिए, ये जरूरी होता है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात इसके अंतर्गत आती है वो आती है प्रस्ताव लिखिते मौखिके सांकेतिके आमने सामने रेडियो टेलीविजन आदि द्वारा किया जा सकता है। प्रस्ताव जो होता है वो रेडियो टेलीविजन आदि द्वारा भी किया जा सकता है। इस प्रकार से प्रस्ताव जो होता है वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है, आमने सामने व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्रस्ताव कर सकते हैं, रेडियो के द्वारा प्रस्ताव भी किया जा सकता है, टेलीविजन द्वारा भी प्रस्ताव किया जा सकता है। यहाँ पे एक और बात जो महत्वपूर्ण रखने वाली जो बातें होती हैं वो होती है प्रस्ताव का जो निमंत्रण होता है उसे प्रस्ताव नहीं माना जाता है। जिस प्रकार से नीलामी के विज्ञापन होते हैं, ये इनको प्रस्ताव नहीं माना जाता, यह निमंत्रण की होते हैं। जैसे बीमा के जो विज्ञापन होते हैं या मूल्य सूची इसके अंतर्गत होती है, या कई नियुक्तियां वगैरह जो होती हैं उससे संबंधित भी कई प्रकार के जो विज्ञापन वगैरह दिए जाते हैं, या रेलवे का टाइम टेबल है, या इसमें बीमा का विज्ञापन आता है, या सूची पत्र, मूल्य सूची, होटल का जो मेन्यू कार्ड वगैरह जो आते हैं, इसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। इस प्रकार से कई टेप किए हुए जो प्रस्ताव होते हैं, एक व्यक्ति दूसरे के सामने जो प्रस्ताव रखता है और कई व्यक्ति उसको टेप कर लेते हैं, तो न्यायालय जो होता है वो है इसको मान्यता नहीं देता है। तो इस प्रकार से प्रस्ताव जो होते हैं, प्रस्ताव देने का जो इसमें निमंत्रण होता है वो नहीं होता। एक और जो इसके अंदर
महत्वपूर्ण बात जो आती है वो आता है प्रस्ताव की जो स्वीकृति होती है, प्रस्ताव की स्वीकृति किसी दबाव में आकर नहीं दी जानी चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे के सामने कोई प्रस्ताव रखता है और वह किसी दबाव में आकर के प्रस्ताव को स्वीकार करवाता है, तो ऐसी स्थिति में दी गई जो स्वीकृति होती है वो स्वीकृति नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार से प्रस्ताव की स्वीकृति किसी प्रकार के दबाव में आकर नहीं होनी चाहिए। एक और जो इसके अंदर महत्वपूर्ण जो बात आती है वो है प्रस्ताव जिस व्यक्ति के लिए किया जाता है, जिस व्यक्ति के लिए किया जाता है किया जाता है वह उसकी जानकारी में होना चाहिए। में होना चाहिए, वह उसकी जानकारी में होना चाहिए। एक और जो महत्वपूर्ण बात आती है वो कि प्रस्ताव जिस व्यक्ति के लिए किया जाता है उस व्यक्ति की जानकारी में होना चाहिए। अगर जानकारी के अभाव में किसी प्रकार की उस प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाती है तो उसको स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार से आज हमने प्रस्ताव संबंधी जो वैधानिक जो प्रावधान हैं इनके बारे में हम लोगों ने महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। एक बार फिर संक्षेप में देखते हैं। एक प्रस्ताव के लिए अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित उसके अंदर प्रावधान होने चाहिए या निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में 2018 में ये जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर का आया था, 6 अंक का क्वेश्चन आया था कि प्रस्ताव संबंधी कोई 6 वैधानिक प्रावधानों को समझाइए। तो 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस प्रकार से आज महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने देखी वो है कि प्रस्ताव के अंदर 2 पक्षकार होने आवश्यक होते हैं, 2 पक्षकार होने चाहिए। उसके बाद में एक और जो है प्रस्ताव जो होता है वो सकारात्मक भी हो सकता है और प्रस्ताव नकारात्मक भी हो सकता है। प्रस्ताव स्पष्ट हो सकता है, गर्भित हो सकता है, साधारण हो सकता है, विशिष्ट हो सकता है, स्थानापन्न प्रस्ताव भी हो सकता है। उसके बाद में प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए। प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए। प्रस्ताव जिस व्यक्ति के लिए किया गया है उस व्यक्ति की जानकारी में होना चाहिए। प्रस्ताव जो होता है वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है या रेडियो द्वारा भी हो सकता है, टीवी द्वारा भी हो सकता है, आमने सामने भी हो सकता है। प्रस्ताव जो होता है उसकी स्वीकृति किसी भी दबाव में आकर के नहीं दी जानी चाहिए वरना वो स्वीकृति नहीं मानी जाती है। इसी प्रकार से प्रस्ताव का दिया गया जो निम्नतम होता है उसको प्रस्ताव नहीं माना जाता। न्यायालय के द्वारा भी जो टेप किए गए जो प्रस्ताव होते हैं उनको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका जो आमंत्रण होता है जैसे रिक्त पदों की भर्ती के लिए होती है, रेलवे का टाइम टेबल होता है, बीमा विज्ञापन होता है या मूल्य सूची वगैरह होती है, इस प्रकार के कई प्रकार के जो निमंत्रण माने जाते हैं, कई प्रकार के निमंत्रण के द्वारा प्रस्ताव होते हैं उनको प्रस्ताव नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रस्ताव संबंधी सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त की। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है वो है प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं तथा प्रस्ताव संबंधी महत्वपूर्ण जो वैधानिक नियम होते हैं उनको समझाइए। ये क्वेश्चन हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। ठीक है, कल हम इसके आगे का जो होता है स्वीकृति उसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्वीकृति क्या होती है, उसके प्रावधान कौन कौन से हैं, इस पाठ को आगे हम कल बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।